अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 27 अक्टूबर 2023 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 11 रबी सानी 1445 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। जम्मू कश्मीर के अरनिया सेक्टर की तमाम 6 सरहदी चौकियों पर दोनों तरफ से फायरिंग हो रही है। दहशतगर्दों की दरअंदाजी के खदशे के पेश नज़र बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस पाकिस्तानी रेंजर्स को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। पूरी सरहद पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने रिहायशी इलाकों की बिजली बंद करने का हुक्म जारी किया और लोगों को घरों के अंदर रहने को कहा है। आरएसपुरे के सेक्टर के अन्या में जम्मू सरहद के साथ पाकिस्तान की तरफ से बिला इश्तियाल फायरिंग के बाद मुकामी लोगों ने सरहदी गांव भल्ले चक में रात के औकात में मारे गए मार्टर गोले आज जुमे की सुबह बरामद किए। एक मुकामी शख्स का कहना है कि पाकिस्तान की जानिब से रात भर की गोलाबारी के बाद हमें अब तक 3 मार्टर गोले मिले हैं। इस वाक़े में कोई शख्स जख्मी नहीं हुआ, लेकिन एक मकान को नुकसान पहुंचा है। 6 साल बाद कल जुमेरात की रात पाकिस्तान की जानिब से फायरिंग की गई। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने फायरिंग का जवाब दिया। जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर के अन्या के ताई कलां के सरहदी गांव भलेचक में सरपंच देवराज चौधरी ने ये बात कही। जम्मू सरहद पर पाकिस्तान की बिलाइस्टाइल फायरिंग से आरएसपुरा सेक्टर के अन्या में मकानात को नुकसान पहुंचा। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज जुमे की सुबह तेलंगाना के दारुल हैदराबाद में वाक़ सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी में इंडियन पुलिस सर्विस प्रोविजन के 75वें बैच की पासिंग आउट परेड का जायजा लिया। वज़ीर दाखिला आज यहाँ रस्मी मार्च के बाद प्रोविजन से खिताब भी किए। गुज़िश्ता रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एकेडमी के डायरेक्टर अमित गर्ग ने बताया था कि कुल 175 ऑफिसर्स ट्रेनी बशमूल 155 IPS ऑफिसर्स ट्रेनी और 20 गैर मुल्की ऑफिसर्स ट्रेनी परेड में हिस्सा ले रहे हैं। 77वें इन्फेंट्री डे के मौके पर चीफ ऑफ डिफेंस ऑफ स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने आज जुमे की सुबह कौमी दारुल दिल्ली में कौमी जंगी यादगार पर फूलों की चादर चढ़ाई। इन्फेंट्री डे हर साल 27 अक्टूबर को हिंदुस्तानी फौज के सबसे बड़े बाजू की कुर्बानी और शराकत की याद में मनाया जाता है। 27 अक्टूबर 1947 को हिंदुस्तानी फौज कश्मीर को पाकिस्तानी हमलावरों से बचाने के लिए बडगाम में उतरी। दिन को इन्फेंट्री डे के तौर पर मनाया जाता है। ये इन फौजियों की अजीम कुर्बानियों को तस्लीम करता है जिन्होंने आज़ादी के दौरान कश्मीर पर पाकिस्तानी फौज के हमले से मुल्क की हिफाजत करते हुए अपनी जानें गंवाई। इससे पहले आज मरकजी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने इन्फेंट्री डे के मौके पर हिंदुस्तानी फौज को मुबारकबाद पेश की। राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, 77वें इन्फेंट्री डे इंडियन आर्मी के तमाम एहलकारों को मुबारकबाद। वो बहादुरी, कुर्बानी, ड्यूटी के लिए बेलौस लगन और पेशेवाराना महारत का मजहर हैं। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फॉरकास्टिंग एंड रिसर्च सफर इंडिया के मुताबिक आज जुमे की सुबह दिल्ली में हवा का मजमूई मियार बदस्तूर खराब जुमरे में बरकरार है। सफर के ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक दिल्ली यूनिवर्सिटी के इर्द गिर्द हवा का मियार आज जुमे की सुबह 307 एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी बहुत ख़राब जुमरे में रिकॉर्ड किया गया, जबकि नई दिल्ली में IIT का इलाका 273 और लोधी रोड में 218 रिकॉर्ड किया गया, जिनमें से किसी एक में भी बेहतर जुमरे में नहीं आता। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के एक ओहदेदार ने आज जुमे की सुबह आखिरकार मुतला किया है कि इनके ओहदेदारों ने मगरबी बंगाल के मौजूदा वजीर जंगलात और रियासत के साबिक फूड एंड सप्लाई वजीर ज्योति प्रिया मलिक को करोड़ों रुपए के राशन की तकसीम के मामले में गिरफ्तार किया है। कल जुमेरात की सुबह 8 बजे से पहले शुरू हुए कोलकाता के शुमाली मज़ाफ़ात में मलिक की सॉल्ट लेक रिहाइशगाह पर तकरीबन 20 घंटे की मैराथन छापेमारी और तलाशी की कार्रवाइयों के बाद वजीर को आज जुमे की अलग सुबह तकरीबन 4 बजे इनकी रिहाइशगाह से ले जाया गया और बताया गया कि वो सॉल्ट लेक में ED के मरकजी हुकूमत के दफ्तर कॉम्प्लेक्स में ले जाया जा रहा है। ताहम इस वक्त ये वाज़ेह नहीं था कि आया इन्हें गिरफ्तार किया गया है या मजीद पूछगछ के लिए मरकजी एजेंसी के दफ्तर ले जाया गया था। जुमे की सुबह तकरीबन 6 बजे एजेंसी के अंदरूनी ज़राए ने बताया कि मलिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। जुमे की सुबह ED के दफ्तर में दाखिल होते हुए मलिक ने दावा किया कि वो BJP की तरफ से इनके खिलाफ रची गई बेहतरीन साजिश का शिकार हुए हैं। पंजाब के रुकन पार्लियामेंट विक्रमजीत सिंह साहनी ने आज जुमे को कनाडा में हिंदुस्तान के बानी कमिश्नर संजय कुमार वर्मा से फ़ोन पर बात की और इनसे कहा कि वो कैनेडियन बाशिंदों को, ज़्यादातर हिंदुस्तानी बाशिंदों को वीज़ा जारी करने की रफ्तार तेज़ करें। वीज़ा की मुअत्तली की वजह से एक बैकलॉग है जो जल्द ही साफ़ हो जाना चाहिए और BLS वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर्स को जमा कराने के बाद 7 से 10 दिनों में वीज़ा मिल जाना चाहिए। साहनी जो वीज़ा खिदमात को दोबारा शुरू करने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में ये बात कही। इनके मुताबिक इंडो कैनेडियन वीज़े के लिए 70% 9 शहरों में BLS के जरिए और 30% इंडियन हाई कमीशन और कौंसल खानों में वॉक इन के जरिए होते हैं।
अयोध्या में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी राम मंदिर का अगले साल 22 जनवरी को इफ्तिताह करेंगे, जिसके बाद इसे अकीदतमंदों के लिए खोल दिया जाएगा। दूसरी जानिब धनीपुर में अभी तक मस्जिद की तामीर का काम शुरू नहीं हुआ है। बाबरी मस्जिद केस के एक फरीक इकबाल अंसारी ने हुकूमत से इस मामले में मुदाखलत करने की अपील की है, जबकि बहुत से मुस्लिम दानिशवर चाहते हैं कि इस मस्जिद का संग बुनियाद भी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के हाथ से रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद मुसलमानों को अयोध्या में मस्जिद के लिए 5 एकड़ ज़मीन दी गई। इस अरसे के दौरान जब राम मंदिर की तामीर के लिए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट कायम किया गया, मस्जिद की तामीर के लिए इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन का क़याम अमल में आया। आज मंदिर की तामीर का काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका है, लेकिन मस्जिद की तामीर का कोई नाम व निशान नहीं है। बाबरी मस्जिद के इस फरीक इकबाल अंसारी ने मस्जिद की तामीर में ताख़ीर का जिम्मेदार मस्जिद के ट्रस्ट को ठहराया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने ज़मीन दी है, मस्जिद के लिए 5 एकड़ ज़मीन मिल गई है, फिर ताख़ीर क्यों हो रही है। आसोम जातीय परिषद ने ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक के सदर बदरुद्दीन अजमल के खिलाफ एक FIR दर्ज कराई है और इन पर मुसलमानों के खिलाफ नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम आयद किया है। AJP ने कहा है कि मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने कहा था कि जानियों, डाकुओं, चोरों और ठगों की मुसलमानों में अक्सरियत है। इनके तबसरे से रियासत में मुसलमानों की तौहीन हुई है और बरादरी में बरहमी की लहर दौड़ गई है। इलेक्शन कमीशन ने चीफ मिनिस्टर आसाम और BJP लीडर हिमांता बिस्वा शर्मा को छत्तीसगढ़ के वजीर मोहम्मद अकबर के खिलाफ रिमार्क्स के लिए विजय नुमाइंड नोटिस जारी किया है। इलेक्शन कमीशन ने शर्मा से कहा कि वो 30 अक्टूबर को शाम 5 बजे तक नोटिस का जवाब दें। एक दिन कबल कांग्रेस ने हिमांता बिस्वा शर्मा के खिलाफ शिकायत की थी। छत्तीसगढ़ के कोलाडा में तकरीर करते हुए हिमांता बिस्वा शर्मा ने 18 अक्टूबर को अकबर पर मुतनाज़ा रिमार्क किया था और कहा था कि अगर अकबर को रुख्सत नहीं किया गया तो माता कौशल्या की ज़मीन नापाक हो जाएगी। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर एक अकबर किसी जगह आता है तो वो 100 अकबरों को बुलाता है, इसीलिए जल्द से जल्द इन्हें रुख्सत करना चाहिए वरना माता कौशल्या की ज़मीन नापाक हो जाएगी। समझा जाता है कि लॉर्ड राम की मां कौशल्या का ताल्लुक मौजूदा छत्तीसगढ़ से है। हिंदुस्तान में इजरायली सफीर नौर गुल्लोन ने कहा कि इजराइल ने हिंदुस्तान से हमास को दहशतगर्द तंजीम करार देने का मुतालबा किया है। मीडिया से बात करते हुए गुल्लोन ने कहा कि 7 अक्टूबर को जनूबी इजराइल पर हुए हमले के बाद, जिसमें तकरीबन 1200 अफराद हलाक हुए थे, इजराइल ने हिंदुस्तानी हुकाम से हमास को दहशतगर्द तंजीम के तौर पर नामजद करने को कहा है। इनका कहना था कि अब वक्त आ गया है कि हिंदुस्तान हमास को दहशतगर्द तंजीम करार दें। गुल्लोन ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत करने वाले पहले आलमी रहनुमाओं में शामिल थे। हिंदुस्तान दुनिया में एक इंतहाई अहम अखलाकी आवाज़ है और अहम ममालिक हमारे साथ हैं। उन्होंने कहा, हिंदुस्तान हमारी इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में हमारी भरपूर हिमायत कर रहा है। उन्होंने ये नहीं कहा कि फ़लस्तीन में मासूम बच्चों, ख़वातीन और बूढ़ों को इजरायली फ़ौज निशाना बना रही है। हमास के हमले के नाम पर कई निहत्ते मासूम शहरियों को ख़त्म किया जा रहा है, इन्हें बेघर कर दिया गया है। हज़ारों मर रहे हैं, हज़ारों लाखों बेघर हो चुके हैं। नाज़रीन, इन पर आपकी क्या राय है? कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। हिंदुस्तान में तेलंगाना वो वाहिद रियासत है जहां अक़लियतें बिल्कुल महफूज हैं। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की क़यादत में यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्ध, जैन गर्ज तमाम मज़ाहिब के मानने वाले मिलजुल कर रहते हैं। BRS हुकूमत ने गंगा जमनी तहजीब, अमन व अमान की बरकरारी, बिलालिहाज मजहब व मिल्लत, रंग व नस्ल, अवाम की तरक्की व खुशहाली, फाशिस्ट ताकतों की सरकोबी और तमाम शोबों में रियासत की तरक्की को अपने एजेंडे की अवलीन तरजीहात में शामिल रखा है। यही वजह है कि रियासत तेलंगाना सारे मुल्क में गंगा जमनी तहजीब की मिसाल बनकर उभरी है। रियासत तेलंगाना मुल्क की नौजवान रियासत है। इसके बावजूद अक़लियतों, किसानों, गरीबों और ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने और ज़िंदगी के हर शोबे में तरक्की को यकीनी बनाने के साथ साथ फ़ीकस औसत आमदनी के मामले में मुल्क की नंबर 1 रियासत बन गई है। अब जबकि रियासत में आइंदा माह असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं, पिछले 2 असेंबली इंतखाबात की तरह BRS को ही शानदार कामयाबी मिलेगी और तीसरी मरतबा KCR ही ओहदा चीफ मिनिस्टरी पर फायज होंगे। इन ख्यालात का इज़हार KCR के फर्जंद और BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट KT रामाराव ने किया। 47 साला KTR को जो BRS के इंतखाबी मुतहरिक लीडर समझे जाते हैं, रियासत में बैरूनी सरमायाकारी, सनतकारों और मल्टी नेशनल कंपनियों को हैदराबाद लाने का क्रेडिट हासिल है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन शहर के हल्क़े-जात असेंबली के अलावा किसी और ज़िले में मुकाबले से गुरेज करें ताकि मुसलमानों के वोट को तकसीम से बचाते हुए कांग्रेस की कामयाबी को यकीनी बनाया जा सके। मुस्लिम अकाबरीन, बिलखुसूस अजला से ताल्लुक़ रखने वाली मुस्लिम तंजीमों के ज़िम्मेदारान और मजलिसी क़यादत से बेतकल्लुफ़ मजहबी शख्सियात की जानिब से ये मशवरा दिया जा रहा है। वो रियासत में
مسلم ووٹ کو منقسم ہونے سے بچانے میں اپنا کردار ادا کریں اور اسمبلی میں مسلم نمائندوں کی تعداد میں اضافے کی حکمت عملی پر عمل کیا جائے۔ مجلس اتحاد المسلمین نے ابھی اس بات کا اعلان نہیں کیا ہے کہ تلنگانہ میں کن حلقہ جات اسمبلی سے مقابلہ کرے گی اور کتنے امیدوار میدان میں اتارے جائیں گے۔ ذرائع کے مطابق علماء و اکابرین نے رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اسدالدین اویسی سے ملاقات کے دوران یہ مشورہ دیا کہ وہ ریاست میں کانگریس کے اقتدار کو یقینی بنانے کے لیے ووٹوں کی تقسیم کے مرتکب نہ بنے اور ممکنہ حد تک اپنے دائرہ کار کو شہر حیدرآباد کی نشستوں تک محدود رکھیں، کیونکہ اگر شہر حیدرآباد کے علاوہ دیگر حلقہ جات اسمبلی سے مقابلہ کرتے ہیں تو ایسی صورت میں کانگریس کو نقصان ہونے کا خدشہ ہے۔ جمعیت علماء ہند اور دیگر کئی مذہبی تنظیموں نے قومی سطح پر سیکولر اتحاد کو مستحکم بنانے کی جو مہم شروع کی ہے، اس مہم کے حصے کے طور پر کئی علماء اور تنظیموں کے ذمہ داروں کی جانب سے تلنگانہ میں کانگریس کی تائید کا فیصلہ کیا گیا۔ پرانے شہر حیدرآباد کی سیاست پر کنٹرول کا دعویٰ کرنے والی مجلس پر مجوزہ اسمبلی انتخابات میں بغاوت کا خطرہ منڈلانے لگا ہے۔ پارٹی قیادت نے 7 اسمبلی حلقہ جات میں 2 حلقوں میں امیدواروں کی تبدیلی اور نئے چہروں کو متعارف کرنے کا جو فیصلہ کیا ہے وہ پارٹی کے لیے مہنگا ثابت ہو سکتا ہے۔ مجلس کی قیادت نے سوائے 3 حلقوں کے دیگر 4 حلقوں کے امیدواروں سے متعلق کوئی واضح اشارہ نہیں دیا ہے، جبکہ چار مینار اور یاقوت پورے کے موجودہ ارکان اسمبلی کو سبکدوشی کی اطلاع دے دی گئی ہے، جس کے بعد دونوں حلقہ جات میں ناراض سرگرمیوں کا آغاز ہو چکا ہے۔ موثوق ذرائع کے مطابق صدر مجلس نے چنن گٹا، ملک پیٹ اور کاروان کے موجودہ ارکان اسمبلی کو دوبارہ ٹکٹ دینے کا فیصلہ کر کے تینوں کو انتخابی مہم میں سرگرم ہونے کی ہدایت دی ہے۔ بہادر پورہ نامپلی کے امیدواروں کے بارے میں ابھی صورتحال غیر واضح ہے۔ بہادر پورے میں موجودہ رکن اسمبلی معظم خان کی خاموشی کے سبب پارٹی کیڈر کو اندیشہ ہے کہ کہیں بہادر پورے میں قیادت نئے چہرے کو متعارف کرے گی۔ معظم خان نے انتخابی مہم کا آغاز نہیں کیا کیونکہ ذرائع کے مطابق انہیں قیادت نے ہری جھنڈی نہیں دکھائی ہے۔ نامپلی حلقے میں مجلس کو کانگریس امیدوار فیروز خان سے سخت مقابلہ درپیش ہے اور مجلس کی قیادت نامپلی امیدوار پر کوئی فیصلہ کرنے سے قاصر ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ نامپلی کے پارٹی قائدین اور کیڈر 2 حصوں میں منقسم ہو چکے ہیں۔ ایک گروپ موجودہ رکن اسمبلی جعفر حسین معراج کی برقراری کا حامی ہے، جبکہ دوسرے گروپ سے سابق میئر ماجد حسین کی تائید کی جا رہی ہے۔ زمینی سطح پر صورتحال کا جائزہ لینے مجلس کی قیادت نے بعض ماہرین کو میدان میں اتارا ہے اور قطعی فیصلہ سروے رپورٹ کی بنیاد پر ہوگا۔ فی الوقت دونوں دعوے داروں کو مشترکہ طور پر انتخابی مہم چلانے کی ہدایت دی گئی ہے۔ چار مینار اور یاقوت پورہ امیدواروں کے انتخاب کے مسئلے پر پارٹی کو موزوں امیدواروں کی تلاش ہے۔ قیادت نے دونوں حلقوں میں نوجوانوں کو موقع دینے کا فیصلہ کیا ہے، جس کے تحت کئی موجودہ کارپوریٹرز نے دعوے داری پیش کی ہے۔ چار مینار اور یاقوت پورے میں کارپوریٹرز وہ پارٹی کیڈر میں بے چینی ہیں اور وہ غیر مقامی افراد کے بجائے مقامی افراد کو امیدوار بنانے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ صدر پردیش کانگریس ریونت ریڈی نے BRS، BJP اور مجلس کو چڈی گینگ سے تعبیر کرتے ہوئے الزام عائد کیا کہ تلنگانہ میں کانگریس پارٹی کو شکست سے دوچار کرنے کے لیے تینوں متحدہ طور پر کام کر رہے ہیں۔ نئی دہلی میں میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے ریونت ریڈی نے کہا ہے کہ تینوں پارٹیوں پر مشتمل چڈی گینگ تلنگانہ کو لوٹنے کی کوشش کر رہی ہے۔ بظاہر یہ تینوں علیحدہ دکھائی دیتے ہیں لیکن حقیقت میں متحد ہے۔ ہندوستان کی تاریخ میں کسی ریاست میں 24 گھنٹے کی برقی باقاعدہ نہیں ہے سوائے تلنگانہ کے۔ آج ریتو بندھو صرف میرے ذہن کی اختراع ہے، لیکن اپوزیشن جماعتیں عوام کو گمراہ کر کے حصول اقتدار کی خاطر BRS پر تنقید کر رہی ہے۔ چیف منسٹر تلنگانہ کے چندر شیکھر راؤ نے آج اپنی انتخابی مہم کا دوبارہ آغاز کرتے ہوئے اچمپیٹ، وناپرتی اور منوگڑا میں 3 BRS آشیرواد جلسوں سے خطاب میں ان خیالات کا اظہار کیا۔ انہوں نے کانگریس کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ ہم نے کسانوں کو بااختیار بنا دیتے ہوئے دھرانی پورٹل کے ذریعے کسانوں کی زمینات کا تحفظ کیا اور رجسٹریشن معاملات میں ہر منڈل پر زمین کی خرید و فروخت کو باقاعدہ بنا کر عوام اور کسانوں کو جو سہولتیں مہیا کی ہے، اس کی مثال کسی اور ریاست میں نہیں ملتی۔ کیسیآر نے کہا کہ میں نے حصول تلنگانہ کی جدوجہد کی تو مخالفین نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ کہاں سے تلنگانہ آئے گا، لیکن میری جدوجہد اور عوام کے محنت سے ہم نے تلنگانہ حاصل کیا اور 10 سال میں برقی، پانی اور کئی ایک ترقیاتی کام انجام دیے۔ ڈاکٹر نور الدین اویسی ٹرسٹی سالار ملت ایجوکیشنل ٹرسٹ کے ہاتھوں 10ویں جماعت میں کامیاب طلباء اور طالبات میں SSC کے میموز کی تقسیم عمل میں لائی گئی۔ فخر ملت سینٹر فار ایجوکیشن اینڈ کیریئر گائیڈنس مغل پورے میں یہ تقریب منعقد ہوئی۔ اس تقریب سے مختصر خطاب کرتے ہوئے نور الدین اویسی نے SSC کامیاب طلباء کو مشورہ دیا کہ وہ آنے والی زندگی میں اپنی توجہ حصول تعلیم اور کامیابی پر مرکوز کریں، اپنی توجہات کو دوسری جانب مبذول نہ کریں۔ SSC کامیاب طلباء اور طالبات کی زندگی کا نیا سفر آج سے شروع ہو رہا ہے۔ جو کامیابی انہیں ملی ہے اس پر شکر کریں اور آئندہ زندگی پر بہتر توجہ مرکوز کریں تاکہ آنے والی زندگی میں بہتر کامیابیاں مل سکیں۔
डॉक्टर नूरुद्दीन अवैसी ने कहा कि अकबरुद्दीन अवैसी कायदे मजलिस मुक़न्नना पार्टी सदर नशीन सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट ने अपने तमाम तर वसाइल का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस और कॉलेजेस कायम किए। इसके लिए कायदे मजलिस ने कई कुर्बानियां दी हैं, जिसकी वजह से आज हम इस तरह के बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर रखने वाले तालीमी इदारों में बैठे हैं। आज के इस कंपटीशन के दौर में हर किसी को कंप्यूटर से वाकिफ होना जरूरी है। कोई भी उम्र के अफराद बगैर कोई उम्र का लिहाज किए कंप्यूटर से वाकिफ होने की जरूरत है। इसीलिए इदारे सियासत की जानिब से कंप्यूटर कोर्सेज फराहम किए जा रहे हैं। बिल्कुल कम फीस में बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ काबिल असातिज़ा की निगरानी में यह तरबियत दी जा रही है। इदारे सियासत के ज़ेरे एहतमाम महबूब हुसैन जिगर कैरियर गाइडेंस सेंटर वाक़ अहाते दफ्तर सियासत हैबिट्स में तालीम याफ्ता बेरोजगार नौजवानों को ज़ामीन रोजगार कोर्सेज की तरबियत दी जा रही है। कोर्सेज में बिलखुसूस ऑटो कैड और टैली GST को शामिल किया गया है। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार इस ज़रीन मौके से इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा सेंटर हाजा में दीगर पेशे वाराना कोर्सेज जैसे MS ऑफिस, DTP, अकाउंटिंग पैकेजेस, टैली GST, रेविट के अलावा स्पोकन इंग्लिश की भी तरबियत दी जा रही है। इदारे सियासत के इस कंप्यूटर सेंटर से हर माह कई तलबा और तालिबात तरबियत हासिल करके मुल्क व बैरून मुल्क माकूल मुशायरों पर बरसरे रोजगार हैं। दाखिले पहले आओ पहले पाओ की बुनियाद पर दिए जाएंगे। मज़ीद तफसीलात के लिए इदारे सियासत से रास्त या फिर इन फ़ोन नंबरात पर रब्त पैदा कर सकते हैं। फ़ोन नंबर है 9652 813 994, 9393 876 978।